गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट्स फर्स्ट ईयर के अंतर्गत परिस्थिति और भूमिका स्टेटस एंड रोल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए परिस्थिति के कितने प्रकार हैं और समाज में किस तरह से व्यक्ति अपना पद या परिस्थिति प्राप्त करता है, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। हमने पूर्व में चर्चा की थी कि हर व्यक्ति को समाज में कोई न कोई पद प्राप्त होता है और उस पद की अनुसार ही व्यक्ति को अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है, यानी अपने व्यवहार को संपन्न करना होता है, जो समाज नियमों के अनुसार सामाजिक मानदंडों के द्वारा निर्धारित होता है। क्योंकि हर व्यक्ति को ये पद या परिस्थिति दो तरह से प्राप्त होती है। एक व्यक्ति को जन्म के द्वारा प्राप्त होती है, जिसके लिए उसे कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, और एक पद या परिस्थिति व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पे प्राप्त होती है। जब व्यक्ति को जन्म के आधार पे जब कोई सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है, तो उस तरह की परिस्थिति को प्रोफेसर लिंटन ने अर्जित परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति की संज्ञा दी। प्रदत्त परिस्थिति को भी लिंटन ने 4 महत्वपूर्ण आधार बताए, जिनके द्वारा हम उस परिस्थिति को प्राप्त करते हैं। यानी समाज में जो जन्मजात परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं, उन्हें भी हम 4 स्वरूपों में देख सकते हैं। सेक्स डिफरेंस के आधार पे हम परिस्थिति में अंतर देख सकते हैं। एज डिफरेंस के आधार पे सामाजिक परिस्थिति में अंतर देख सकते हैं। नातेदारी संबंध और किनशिप रिलेशन पे भी हम अलग अलग परिस्थिति को प्राप्त करते हैं। और अनेक सामाजिक कारक है, जिसमें जाति भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्लास भी एक महत्वपूर्ण कारक है, रेस भी एक कारक हो सकता है, तो जिनके द्वारा व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है और उसमें उच्चता और निम्नता हम देखते हैं, यानी श्रेष्ठता और निम्नता का भाव हमें उसमें दिखाई देता है। उसी पर चर्चा में जब हम बात करते हैं अर्जित परिस्थिति की। अर्जित परिस्थिति वह परिस्थिति होती है जो व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है, यानी योग्यता के आधार पर प्राप्त परिस्थिति को अर्जित परिस्थिति कहते हैं। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर मिलती है, जबकि अर्जित परिस्थिति का आधार व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, कैपेसिटी होती है। चूँकि समाज में अनेक ऐसे कार्य होते हैं और उनके अनुसार पद भी सर्जित किए जाते हैं, और प्रत्येक पद को पाने के लिए किसी विशिष्ट योग्यता की भी आवश्यकता होती है, और अनेक व्यक्तियों में से योग्यतम व्यक्ति का चयन भी उसमें किया जाता है। इस तरह से जो पद अर्जित परिस्थिति प्रदान करता है। चूँकि आधुनिक समाजों में अर्जित परिस्थिति रूप में अधिकांश पद प्राप्त किए जाते हैं, जबकि परंपरागत समाज में जो परिस्थितियाँ प्राप्त होती थी वो प्रदत्त परिस्थिति होती थी, या उनकी अधिकता अधिक होती थी। वर्तमान युग में चूँकि द्वैतिक संबंधों की संख्या बढ़ी है, द्वितीयक समूह की संख्या बढ़ी है, और द्वैतिक समूह में व्यक्ति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। इन समूह व्यक्ति अर्जित पदों को प्राप्त करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, किसी समिति का सचिव बनना या अध्यक्ष बनना अर्जित परिस्थिति है। यदि कोई व्यक्ति प्राध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी बनता है, तो वह प्रदत्त नौकर, वह भी अर्जित पद है। इन पदों के लिए योग्यता अर्जित करनी पड़ती है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता भी एक सी नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति अधिक योग्य होता है तो दूसरा कम योग्य हो सकता है। अर्जित परिस्थिति अनेक योग्य व्यक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा का माहौल खड़ा करती है या मैदान बनाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति मिल जाती है, किंतु वे इतने अयोग्य होते हैं कि उस प्रदत्त परिस्थिति को भी संभाल नहीं सकते। इसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निम्न प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त करते हैं, किंतु अपनी योग्यता व क्षमता के द्वारा उच्च अर्जित परिस्थिति प्राप्त कर लेते हैं।
अतः हम ये कह सकते हैं कि अर्जित परिस्थिति योग्यता पर आधारित होती है तथा अधिक योग्य व्यक्ति के आ जाने पर उसे खो देने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। इसी प्रकार हम एक बात और अर्जित परिस्थिति में एक चीज़ और जुड़ी होती है। अर्जित परिस्थिति में सम्मान का महत्वपूर्ण भाव होता है। यदि व्यक्ति अपने अर्जित परिस्थिति के अनुरूप योग्यतापूर्वक कार्य संपादन नहीं करता तो वह न केवल समाज की आलोचना का शिकार होता है बल्कि उस व्यवस्था में जिसमें वह परिस्थिति उसे प्राप्त करता है विघटन भी उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री का मैनेजर यदि अपना कार्य उचित प्रकार से नहीं करता तो वह न केवल मजदूरों व अन्य कर्मचारियों की आलोचना का शिकार होता है बल्कि फैक्ट्री में ही असंगठित होने का भी भय रहता है। दूसरी, प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति को अपने निर्णय लेने में स्वतंत्रता होती है, वह अपने विवेक का उपयोग कर सकता है, जबकि अर्जित परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति किसी निश्चित नियमों से बंधा रहता है, उनका उल्लंघन वह नहीं कर सकता। जैसे एक राजा जो प्रदत्त परिस्थिति द्वारा राजा बना है अपनी विभिन्न कानूनों धाराओं इच्छा अनुसार निर्णय ले सकता है, जबकि एक न्यायाधीश जो अपनी इच्छा अनुसार निर्णय न देकर विभिन्न कानूनों और नियमों से बंधा रहता है। तीसरे, यदि कोई व्यक्ति किसी अर्जित परिस्थिति के कार्य को करता है तो वह अर्जित परिस्थिति उसका स्टेशन हैसियत हो सकती है, इसके कारण उसकी सभी पहले की परिस्थितियां गौण हो जाती हैं। अर्जित परिस्थिति के द्वारा उसे सब लोग जानने लगते हैं क्योंकि वही उसकी मुख्य परिस्थिति बन जाती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर जो परिस्थिति प्राप्त करता है वो अर्जित परिस्थिति होती है और अर्जित परिस्थिति में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। अर्जित परिस्थिति से व्यक्ति का सम्मान जुड़ा हुआ होता है। अर्जित परिस्थिति के द्वारा हम अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जित परिस्थिति के द्वारा हमारी हैसियत भी जुड़ जाती है क्योंकि हमारी मुख्य पहचान जो पद हम अपनी योग्यता से क्षमता से प्राप्त करते हैं उसके द्वारा संपन्न होती है। अब चर्चा करें कि प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति में संबंध क्या होता है। क्योंकि प्रत्येक समाज में उपयुक्त दोनों प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती हैं। ये बात अलग है कि किसी समाज में एक प्रकार की परिस्थिति दूसरे प्रकार से अधिक प्रभावी हो। प्रदत्त व अर्जित परिस्थितियां परस्पर विरोधी प्रतीत होते हुए भी एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित होती हैं। जैसे प्रारंभ में बालक अपनी प्रदत्त परिस्थिति के अनुसार ही समाजीकरण की प्रक्रिया में संपन्न हो पाता है। उसका प्रारंभिक समाजीकरण ही उसका अर्जित परिस्थितियों का निर्धारण भी करता है। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं जैसे हमारे परंपरागत समाजों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग समाजीकरण की व्यवस्था करता है। कोई भी लड़की चाहे कितनी भी योग्य, इच्छुक, शक्तिशाली क्यों ना हो, साधारणतः रात को उसको घूमने की अनुमति कोई भी परिवार नहीं देता। अतः कुछ अर्जित परिस्थितियाँ भी प्रदत्त परिस्थिति से जुड़ी रहती हैं, उन्हें प्रदत्त परिस्थिति के प्रतिकूल जाकर नहीं किया जा सकता। प्रदत्त परिस्थितियाँ जीवन में प्राथमिक व महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं क्योंकि इन्हीं के अनुसार सामाजिक विरासत का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। प्रदत्त परिस्थितियाँ व्यक्ति को बिना प्रयत्न प्राप्त हो जाती हैं, वे व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके विपरीत अर्जित परिस्थितियाँ स्पर्धा को अधिक महत्व देती हैं। प्रदत्त परिस्थितियों की तुलना में अर्जित परिस्थितियाँ अधिक प्रकार्यात्मक हैं। प्रदत्त परिस्थिति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति आवश्यक नहीं कि सम्मान से कार्य करे, जबकि हमने पूर्व में चर्चा की अर्जित परिस्थिति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसे प्राप्त करने में साधारणतः मेहनत करता है, उसे बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है। अतः अर्जित परिस्थिति परक समाज संगठित रहता है। प्रदत्त परिस्थिति प्रधान समाजों में व्यक्तित्व का विकास हेतु कम अवसर मिलते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति प्रधान समाजों में व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के अवसर प्राप्त होता है।
ऐसा नहीं है कि अर्जित परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रदत्त परिस्थिति की भूमिका नहीं होती। अर्जित परिस्थिति भी कुछ प्रदत्त तत्वों की अपेक्षा रखती है। उदाहरण के लिए एक प्राध्यापक पूर्णतः अर्जित परिस्थिति है, किंतु इसे हर व्यक्ति केवल अपनी योग्यता से ही प्राप्त नहीं कर सकता। उसे कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। इसे प्राप्त करने या इच्छुक व्यक्ति सुनने और बोलने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। जब तक ये प्रदत्त गुण उसमें ना होंगे, वो एक अच्छा अध्यापक या प्राध्यापक की परिस्थिति को अर्जित नहीं कर सकता। इसलिए प्रोफेसर डेविस ने स्पष्ट कहा है कि अर्जित परिस्थिति को पाने में कुछ प्रथागत सीमाएं भी होती हैं। प्रथागत सीमाएं उन अवरोधक शक्तियों को हम कह सकते हैं जिनका कानून में तो उल्लेख नहीं होता, फिर भी वो प्रथाओं का सहारा पाकर अनेक लोगों के लिए अर्जित परिस्थिति प्राप्त करने में बाधक बन जाती हैं। वो डेविस उदाहरण देते हैं कि संविधान द्वारा स्वीकृत होने पर भी अमेरिका में कोई जैसे प्रजाति आधार पर विभेद होता है। निग्रो या यहूदी चाहे कितना ही योग्य हो, वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बन सकता था पहले। अब उनके संविधान में संशोधन हुआ है, लोगों के मानस पटल में इन चीज़ों का अंतर आया है। किंतु हम ये अब भी कह सकते हैं कि प्रजाति आधार पर वहाँ विभेद अब भी देखने को मिलता है। कोई भी परिस्थिति प्रायतः पूर्णतः प्रदत्त और पूर्णतः अर्जित नहीं हो सकती। इनमें से एक मुख्य परिस्थिति होगी दूसरी गौण। किसी भी समाज में व्यवहार रूप में दोनों को बिल्कुल अलग अलग करके हम नहीं देख सकते, किंतु समाज की संरचना और स्तरीकरण में इन दोनों का अपना स्वतंत्र महत्व भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से संबद्ध हैं। जैसे कि किसी भी समाज में, किसी भी परिवार में जन्म लेना एक प्रदत्त परिस्थिति का आधार है, किंतु जन्म के बाद उसकी क्षमताओं को बढ़ाना, उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाना एक अर्जित परिस्थिति का गुण है। जैसे कोई व्यक्ति एक अच्छे कुल में या उच्च कुल में जन्म ले सकता है, किंतु एक अच्छा गायक बनने के लिए उसे रियाज करना पड़ेगा, उसे प्रयत्न करने पड़ेंगे, उसे सीखना पड़ेगा। तो अर्जित परिस्थिति का उसमें, क्योंकि उस संसाधन उपलब्ध कराना प्रदत्त परिस्थिति का आधार हो सकता है, किंतु उन संसाधनों का उपभोग करने का कार्य वह व्यक्ति करता है जो अर्जित परिस्थिति के द्वारा ही हो सकता है। तो इस तरह से अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति को एक दूसरे से अलग करके हम नहीं देख सकते, बल्कि उन दोनों के मध्य जो सहसंबंध है, उन सहसंबंधों के आधार पे हम इन दोनों परिस्थितियों को उल्लेखित कर सकते हैं, इन दोनों परिस्थितियों को जान सकते हैं। अब जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की कि परिस्थिति और भूमिका, यानी परिस्थिति के साथ हमेशा भूमिका जुड़ी होती है। परिस्थिति को भूमिका से अलग नहीं किया जा सकता। कोई भी परिस्थिति स्वतंत्र रूप से नहीं होती, बल्कि भूमिका के ताने बाने से गुथी हुई होती है। हम बिना भूमिका के किसी परिस्थिति की कल्पना नहीं कर सकते तथा बिना परिस्थिति की किसी भूमिका का विचार भी नहीं कर सकते। समाज में संगठन का मुख्य आधार ही भूमिका होती है। जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप कार्य करता है, तभी समाज व्यवस्थित रह पाता है। तो परिस्थिति और भूमिका के मध्य के जो संबंध है, उसको किस तरह से समाजशास्त्रियों ने परिभाषित किया, किस तरह से उसे समझाने का प्रयास किया और उसके लिए कौन से संप्रत्ययों का प्रयोग किया, उन सब की चर्चा भी हम इस परिचर्चा में करेंगे कि किस तरह से, जैसे भी हम पूर्व में जब परिभाषा दी थी परिस्थिति की, कि व्यक्ति को समाज में जो पद प्राप्त होता है वो आपकी परिस्थिति कहलाती है, और पद के हिसाब से व्यक्ति अपना व्यवहार संपन्न करता है, अपना कार्य करता है, वो आपकी भूमिका कहलाती है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भूमिका किसे कहते हैं, भूमिका और परिस्थिति में क्या संबंध होता है,
और अन्य संबोधन के लिए कौन कौन से संप्रत्यय हम प्रयुक्त करते हैं, तो उन सब की विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।